MD CAT is a game of mindset. It is not a game of your preparation. It's not a game of your concepts. It's not a game of how well you've studied या आपने कौन कौन से resources use किए या आपने कितने number of MCQs practice किए हैं. It is all the game of your mindset. मेरा नाम तलत शरीफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि MD CAT के लिए बच्चों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए. बिकॉज वीव ऑल हर्ड कि जी MD CAT बच्चे गेम ऑफ नर्व्स है. हमने कितनी दफ़ा ये ऐसा देखा है कि कितने हाई स्कोरिंग बच्चे होते हैं, मैट्रिक के टॉपर्स हैं, FSC के टॉपर्स हैं, लेकिन MD CAT में स्ट्रगल कर जाते हैं, MD CAT में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं. उसकी क्या वजह होती है, वो ऐसा क्यों होता है? हमारी कोशिश होगी कि आज इस वीडियो में एक आप लोगों के साथ एक इसको काउंसलिंग सेशन समझ लें, एक गाइडेंस वेबिनार इसको आप समझ लें, कि जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी नॉलेज आप में इम्पार्ट करें और आपको अपने एक्सपीरियंस और हमारे जितने भी जूनियर्स जिन्होंने साल दर साल जो है अपने एग्जाम्स दिए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने अल्टीमेटली इस तमाम चीज़ को कैसे जो है टैकल किया. इस बात का तो आप सबको अंदाज़ा है कि MD CAT इस पॉइंट पे आप लोगों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है. इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट, इट इज़ नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम. ये आपके फ्यूचर का सवाल है. ये आपकी पेरेंट्स के और आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो है एग्ज़ाम माना जाता है, एंड राइटली सो. बट अगेन, अगर तो मैं इसको इस तरह से लेने लग जाऊं और मैं डर के बैठ जाऊं कि यार बहुत बड़ा एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो मैंने उसी दिन जो है मेरी डिफीट होगी और वही मेरा दिन जो है लॉस होगा. बात ये है कि MD CAT के लिए ना आपका माइंडसेट जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है, और ये माइंडसेट आपने कैसे बनाना है, इसको कैसे शेप करना है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करें तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली अपने FSC के एग्जाम्स दिए होंगे, या आप में से बहुत से बच्चे इंप्रूवर्स या फ्रेशर्स होंगे, उन्होंने भी अपने FSC के कुछ ने एग्जाम्स दिए होंगे, कुछ ने पार्ट 1 के दे रहे होंगे, पार्ट 2 के दे रहे होंगे, और वो अल्टीमेटली अब जो है एंटर कर रहे हैं इनटू द MD CAT की जो पूरी एक गेम है. अब बात ये है कि FSC में आप लोगों का माइंडसेट होता है डिफरेंट. FSC की प्रिपरेशन के लिए फॉर 1 पार्ट आपके पास 1 साल होता है, यानी FSC पार्ट 1 और FSC पार्ट 2 के लिए आपके पास 2 साल होते हैं, और उसमें आपका जो मेन जोर होता है वो ये होता है ऑन द रट्टा बेस्ड नॉलेज. और वो ये होता है कि जी एक्सरसाइज के हमने जो क्वेश्चंस होंगे और पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट हो जाएंगे इवन आफ्टर 5 इयर्स. मुझे FSC के एग्जाम्स दिए 6 से 7 साल हो चुके हैं. मैं आज भी जब इस साल जो 2025 में एग्जाम्स हुए हैं, जब वो खोल के देखता हूँ तो मुझे अभी भी याद आ रहा था कि यार ये तो वही वाले सवाल हैं जो हमारे ज़माने में आ रहे होते थे. चाहे वो अनाउंस कर दें कि जी SLO बेस्ड है या जैसे भी है, मैंने अभी भी यही अंदाज़ा लगाया है कि आपके एटलीस्ट जो PTB और ये इस तरह के जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो है इस चीज़ पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है कि एक्सरसाइज वाले सवाल आएंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डिट्टो वही जो आपके FSC के उसमें एक्सरसाइज में होते हैं, बुक के वही आते हैं. हाउएवर MD CAT में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. जहां आपको 2 साल में मिल रहे थे पूरी FSC की प्रिपरेशन के लिए, अब आपको तकरीबन उतना ही सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम तैयार करने के लिए 3-3.5 महीने मिलते हैं. तो एक तो आपका टाइम जो है वो उसका जो ग्रेडियंट है वो ऐसे नीचे आ रहा है. इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए है कि आपका जो ये कम्पेटिटिव एग्जाम है, MD CAT इसको कम्पेटिटिव एग्जाम इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 लाख बच्चे जो हैं वो फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स उसके लिए compete कर रहे हैं. ये एग्जाम सिर्फ रट्टा बेस्ड नहीं है, इसमें आपकी नॉलेज, मेमोरी और रिकॉल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. और फिर उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बाद उस प्रेशर के अंदर जो है एग्जाम देना कि यार ये मेरे जो है फ्यूचर का सवाल है और मैंने जो है इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, मेरे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस है, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं. तो ये सारी चीज़ें बच्चे पे बहुत हावी हो जाती हैं और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो है वो होना बड़ा ज़रूरी होता है. और बात ये है कि आपका जो MD CAT है ना, उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. 1 इज़ पेशेंस, द अदर 1 इज़ कंसिस्टेंसी, एंड द थर्ड 1 इज़ एग्जाम का स्टेमिना. यानी जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में एक तो तहम्मुल होना चाहिए, आपने पैनिक नहीं करना, आपने ये नहीं करना कि यार बस जल्दी जल्दी सारा कुछ कर देना है और जी 3 माह है पता नहीं क्या हो गया है, ये हो गया. आपने रिलैक्स रहना है, आपने काम डाउन करना है, आपको जो है इस सारी सिचुएशन को कामली हैंडल करना है. अगर आप पैनिक कर जाएंगे, अगर आप जो है इसको ज़्यादा सर पे सवार करेंगे
तो आप जो है उसी दिन ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो 3.5-4 महीने का वक्त है आपके पास तैयारी करने का, ये वक्त आपसे मांगता है कंसिस्टेंसी, कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने डेली का काम डेली करना है, आपने चीज़ों को पाइलअप नहीं होने देना। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने 3 दिन पढ़ा, 1 दिन रेस्ट कर लिया, फिर आपने 4 दिन पढ़ा, फिर 2 दिन रेस्ट कर लिया, फिर दिल किया कि यार ईद की छुट्टियां आ गई हैं तो ईद की छुट्टियां 3 करनी थी, चलो यार पूरा हफ्ते ही छुट्टियां कर लेते हैं, तो बाद में जो एमडी कैट मैनेज हो ही जाएगा। और इसके अलावा एग्जाम स्टेमिना, बात ये है कि 3-3.5 माह लगातार पढ़ना और अंडर दिस ऑल प्रेशर पढ़ना और उसके लिए मैक्सिमम मेहनत करना आपको एग्जॉस्ट कर देगा, आप बर्न आउट भी करेंगे। लेकिन एग्जाम स्टेमिना इसी चीज़ को ही कहते हैं कि आपने उससे रिकवर कैसे करना है, आपने अपने डेली का काम ही ऐसे मैनेज करना है कि आप एग्जॉस्ट इतनी जल्दी ना हो। बच्चों का क्या होता है कि वो शुरू में फुल जोर डाल देते हैं और महीने बाद जो उनकी बस हो जाती है और वो कहते हैं कि यार हमसे और नहीं पढ़ा जा रहा, अब हमारी बस हो गई, एंड पे आके हम बड़ा बोर होने लग गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें जो है हमने अवॉइड करनी है। अब ये पेशेंस, कंसिस्टेंसी और एग्जाम स्टेमिना जो है ना, ये इसके 2 ही तरीके होते हैं। या तो बच्चे के अंदर से ये खुद इतना जज्बा हो और बच्चा इतना जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो, इतना डेडिकेटेड हो, इतना सिंसियर हो कि वो जो है ये सारी चीज़ें खुद करे, और इसके साथ आपके पास जो है कुछ ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली कह रहे हो कि बेटा आज का काम किया या नहीं। आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपसे कोई पूछने वाला हो कि बेटा पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कोई मसला आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसी मसले को हल करने के लिए हमने एक अपना प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया विच गोज बाय द नेम ऑफ मेडेक्सेल, जिसमें हम 1-on-1 मेंटोरशिप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके तमाम डाउट्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनको लेक्चर्स, क्विजेस, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे जो है कम से कम इस सारी सिचुएशन में खुद को अकेला ना पाएं, उनको उनके मेंटोर्स, उनके सीनियर्स गाइड करने के लिए मौजूद हों कि उन्होंने खुद इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया था और आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो अगर आप उस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं और इन तमाम फीचर्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और इसके अलावा इस वीडियो से जो बच्चा भी हमारे पास आएगा हम उसको 20% ऑफ देंगे ऑन आवर ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑफर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इसके बाद एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये होता है कि आपका जो माइंड सेट है ना वो ज़्यादा मैटर करता है आपके IQ से MD कैट में। क्योंकि बात यह है कि जो बच्चे FSC में टॉपर्स होते हैं, मैट्रिक में टॉपर्स होते हैं, MD कैट में इतना प्रेशर, क्योंकि वही बात है कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स, इट्स द गेम ऑफ आपका जो है माइंडसेट की गेम है। आपने ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, आपने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आपने एंजाइटी को, डिप्रेशन को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। आपने प्रेशर को खुद पर हावी नहीं होने देना। और मसला यही होता है कि जो बच्चे पहले जो है किसी और माइंडसेट के साथ जो है वही माइंडसेट जब MD कैट में लेके आते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं लगती कि यार हमने हैंडल किस तरह इस चीज़ को करना है, प्रॉपर गाइडलाइंस भी मौजूद नहीं होती, तो वो बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं। और उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने कोशिश की कि हम अपना ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करें और बच्चों को असिस्ट करें। अब इसमें बात यह आ जाती है कि जब माइंडसेट की बात है ना, कि माइंडसेट बहुत मैटर करता है और आपका माइंडसेट कैसा होता है, आपने इस चीज़ को एक तो जहन में रखना है कि एक चीज़ होती है कि मैं ये नहीं कर सकता और एक ये चीज़ होती है कि मैं ये अभी नहीं कर सकता। कांट डू दिस येट। इसमें फ़र्क ये है कि अगर तो आपका ये वाला माइंडसेट है ना कि यार मैं कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि आप एंड तक नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे अभी से गिव अप कर जाते हैं कि भाई हमसे MD कैट नहीं हो पाएगा, हमारे FSC में शायद मार्क्स कम हैं, हम जो है हमारे पास टाइम बहुत कम है जी, 3 ईयर वैलिडिटी पॉलिसी है जी, इंप्रूवर्स और रिपीटर्स के पास बड़ा ज़्यादा जो है वो एज है कि उनको जो है पूरा साल मिला है प्रेपरेशन के लिए, हमें नहीं मिला ये। अगर तो आपका ये माइंडसेट है तो फिर तो आप बेटा उसी वक्त ही हार गए। फिर इस फील्ड में आने का या इस प्रेशर को खुद पे हावी करने का कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर फाइट करने का अपने हक के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक है जज्बा है, पैशन है, अगर मेडिकल में आना आपका पैशन है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। आपकी अप्रोच जो है ये होनी चाहिए कि नॉट किए कि जी मैं नहीं कर सकता, आपने कहना है कि ये मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं इतना अच्छा पढ़ूंगा, मैं इतना ज़्यादा काम करूंगा, मैं इतना हार्ड वर्क करूंगा कि अल्टीमेटली जो है मैं अपनी मेहनत जो है वो जो है रायगा नहीं जाएगी, वो रंग लेकर आएगी। मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं एक पॉइंट पे कर सकूंगा और जितने भी बाकी लोग हैं उन सबसे बेहतर कर सकूंगा। दिस इज़ द माइंडसेट। इसी तरह बहुत से बच्चे खुद को कहते हैं कि तलहा भाई हम लोग ना रिपीटर है। मैं कहता हूँ बच्चे नहीं,
आप लोग रिपीटर मत कहें खुद को, आप अपना जो है ना माइंडसेट वहीं पे नीचे, आपने खुद को इम्प्रूवर कहना है। रिपीटर होता है कि वो जो एक ही चीज़ को बार बार करता रहता है और सेम मिस्टेक्स को दोहराता रहता है। इम्प्रूवर वो होता है कि जो हर बारी के साथ, हर स्टेप के साथ इम्प्रूव करता है। तो यू आर नॉट अ रिपीटर, यू आर एन इम्प्रूवर। आपने ये माइंडसेट बनाना है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। जो आपकी स्मॉल विन्स होती हैं उसके थ्रू रेजिलियंस जो है ना आपने डेवलप करनी होती है कि आपने अपनी जो डेली प्रोग्रेस है उसको भी मॉनिटर करना है। जो आपका फेलियर है उससे आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने उसको जो है एज अ फीडबैक कंसिडर करना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक रॉन्ग एमसीक्यू आपका हो रहा है वो आपकी जो है डिफीट नहीं है, इट्स अ लेसन। आप जो हर एमसीक्यू गलत कर रहे हैं आपने उसकी तह तक जाना है कि उसका असल कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा ऑप्शन ठीक क्यों है, कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है। आप उसकी तह तक जाएंगे तो वो एमसीक्यू आपका जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो एमसीक्यू आपकी डिफीट नहीं है, वो दैट्स अ विन। आपको शायद बाकी कुछ चीज़ें भूल जाएं लेकिन वो जो गलत एमसीक्यू हुआ होगा ना वो आपको आपके एग्जाम वाले दिन तक याद रहेगा कि मैंने एक टेस्ट दिया था उसके अंदर ये एमसीक्यू गलत हुआ था, मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक था और मुझे टीचर ने कहा था कि भी तुमने जो है इसको ऐसे ऐसे करके करना है। ये सारी बात आ जाती है आपके जो आपका जो माइंडसेट है उसके अंदर। अपनी प्रोग्रेस को डेली वीकली बेसिस पे मॉनिटर करना, अंदाज़ा लगाना कि आपका जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर जा रही है, स्टेबल है, नीचे आ रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने मेंटोर से, अपने जो आपके जो डाउट सॉल्वर्स हैं, आपके जो गाइडेंस वाले सारे हैं, आप उनसे डिस्कस करें कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे हैं, मैं इनको कैसे हल करूँ। इसके बाद ये आ जाता है कि एमडी कैट में ना आपको दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, एक है कंपैरिजन और एक है कंपटीशन। कंपटीशन से बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अगर मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा कहता है कि जी मेरे टेस्ट में पूरे मार्क्स आए हैं, तो अगर मेरे 5 एमसीक्यूज गलत हुए हैं मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैं कहूँगा कि यार ये सारे बच्चे कितने एडवांस्ड हैं, ये सारे बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं, ये सारे बच्चे मेरे से कितना ही आगे हैं, और देखो जी मैं जो है मेरे 5 एमसीक्यूज गलत हो गए, मैं तो इनके सामने जीरो हूँ। एक ये, और फिर एक ये कंपैरिजन कि मैं अगर आज तैयारी शुरू कर रहा हूँ और साथ वाले बच्चे ने जो है पूरा साल लगा के, ही इज़ अ इम्प्रूवर, और उसने जो पूरा साल लगा के तैयारी की है, तो मैं उसके साथ अगर कंपैरिजन ड्रॉ करने लग जाऊंगा तो मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूँ। कंपैरिजन किसी के डे 1 का कंपैरिजन किसी के डे 100 के साथ नहीं किया जा सकता। आपने खुद को चैलेंज करना है। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आपकी अंदर की वो आवाज़ है जो आपको कह रही है कि तुम नहीं कर सकते। आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आपके आसपास वाले हैं जो कहते हैं कि तुम क्या एमडी कैट करोगे। आपने इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आना है कि उनका मुंह बंद हो जाए और वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि जो पहले कहते थे कि यार तुमसे तो हो नहीं पाएगा, बाद में कहेंगे यार हमें तो तुम पे पूरा यकीन था, तुम ही तो हमारे स्टूडेंट हो। कितने हमने ऐसे टीचर्स देखे हैं कि पहले बच्चों को डिग्रेड करते हैं और बाद में जब बच्चा अच्छे नंबर ले जाए तो कहते हैं कि यार आप तो हमारे स्टूडेंट थे, मुझे तो शुरू से ही आप पे यकीन था। जबकि उस टाइम पे जब आप उस फेज से गुजरे होते हैं तो वो आपको जो है इंतहाई जो है ज़्यादा तंग भी करते हैं, डिप्रेस भी करते हैं, और आपके ऊपर उनको यकीन भी नहीं होता और आपको जो है उस बारे में टॉन्ट भी कर रहे होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आखिरी बात करूंगा, यू नीड टू हैव अ स्टेबल इमोशनल एंकर। यानी आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, आपके जहन में क्या था कि जब आपने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, उसको एक स्टिकी नोट के ऊपर लिखें। और आप जिस टेबल पे, जिस जगह पे बैठकर पढ़ते हैं, जिस जगह पर सोते हैं, जिस जगह पर सोकर उठते हैं, वहाँ पे वो स्टिकी नोट आपने जो है चिपका देना है कि हर दिन जब आप उठें, जब भी आप पढ़ रहे हों, जब भी आप डाउन फील करें, जब भी आपका मूड जो है लो हो जाए, जब भी आप डिप्रेशन में जाने वाले हों, आप उसको पढ़ें और आपके जहन में वो आया, अच्छा यार मैंने ये इसलिए जो है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और मेरी मोटिवेशन ये थी, आई कैन नॉट स्टेप बैक, मैं हार नहीं सकता, मैं थक नहीं सकता। मैंने जो है जब डॉक्टर बनने की ठानी थी मेरे जहन में ये था और अब मैंने डॉक्टर बनकर रहना है। रिमेंबर करना है कि ये आपका फ्यूचर है, ये आपका एक टेस्ट नहीं है, ये एक एग्ज़ाम नहीं है, और आपने इसको कंसिडर करना है कि ये डू एंड डाई सिचुएशन है, ये एक ही दफ़ा एग्जाम होगा। आपने ये मेंटालिटी नहीं रखनी कि यार इस साल अगर ना हुआ तो चलो अगले साल फिर से। आपने कहना है कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द लास्ट चांस। जो लोग बच्चे कहते हैं कि जी ये मेरी 3rd या 4th अटैम्प्ट है, मैं उनसे कहता हूँ बच्चे नहीं, ये आपने इसको लास्ट अटैम्प्ट कंसिडर करना है कि भाई यही जो अटैम्प्ट है इसमें मैंने पूरा जोर लगाना है और इंशाल्लाह इसमें एडमिशन लेना है। ना हो या कोई मिसहैप हो, अल्लाह की मर्जी है, उसको हम ऑटोमेटिकली उस तरह से डील करेंगे। लेकिन अभी ये मेंटालिटी होनी चाहिए कि यही आखिरी हमारा एग्जाम है, यही हमने सिर्फ देना है, इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया तो वेल एंड गुड, ना कर सके तो भाई फिर उसके बाद जो बाकी देखी जाएगी। और बस ये जहन में दोहराते रहना है कि आपने ये सारी जर्नी स्टार्ट क्यों की थी। आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, आपकी अपनी ख्वाहिश थी, आप इस फील्ड के लिए पैशनेट हैं, आप ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत जो है वो पैशनेट है, आप जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में बड़े इनक्विजिटिव हैं, आपके दिल में ये जज्बा है कि यार मैंने जो है
जो पेशेंट्स जो हैं जो इतना जलील हो रहे होते हैं, जो हमने अपने यहाँ पे एनवायरनमेंट में देखा अपनी सोसाइटी में कि डॉक्टर्स उनको ठीक से चेक नहीं करते हैं, फीसें बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको जो है किस तरह से टैकल करना है, हमने किस तरह से अपनी जगह बनानी है और उन लोगों को अकोमोडेट करना है, अच्छे अखलाक के साथ अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करना है। वो चीज़ अगर आपके जहन में है आप उसको कहीं लिख लें, ताकि जब आप ये जर्नी पर निकले हैं तो आपको बार बार जहन में आता रहे। वो एक और ये भी होता है ना, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। आप निकले अलहदा थे, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं कि हम आपको मुकम्मल गाइड और मेंटोरशिप प्रोवाइड करने के लिए हाजिर है। और अगर आपको हमारी कोई भी सर्विस चाहिए तो हम उसके लिए हाजिर हैं। आपने जो है मेहनत करनी है, हमने आप पे मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह 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 आपको उसकी आपकी मेहनत का जो है सिला ज़रूर मिलेगा। और जैसे हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो मेहनत कश का दोस्त होता है, ये एक हदीस भी है। तो जब आप मेहनत कर रहे हो और अल्लाह ताला आपके दोस्त हैं तो फिर हमें टेंशन किस बात की है, फ़िक्र किस बात की है। यानी अल्लाह की ज़ात अगर आपकी दोस्त है तो फिर उससे बढ़कर क्या ही हो सकता है। तो आपने ये मेंटालिटी रखनी है, ये बात जहन में रखनी है, और इंशाल्लाह फिर कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पावर जो है, कोई भी बच्चा जो है, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती, और इंशाल्लाह आप कामयाब होकर रहोगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।